देखिए अपन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 तक अपन सॉल्व कर चुके थे। अब इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन और अपने पास बचे हुए हैं 29 एंड 30, जो कि एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो आपके 12th के बोर्ड के सिलेबस का हिस्सा है। यानी कि 12th बोर्ड के अंदर अपना जो एक रेडियोएक्टिविटी जो चैप्टर है उसका एक पार्ट है, लेकिन अपन उसे सोल्व, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहीं अपन उसे सोल्व करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए, चित्र बनेगा भाई इसमें, नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए स्थितिज ऊर्जा वक्रों, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए स्थितिज ऊर्जा वक्रों, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए स्थितिज ऊर्जा वक्रों में से कौन सा वक्र, वक्रों में से कौन सा वक्र, नीचे दिए गए चित्रों में से इसी ऊर्जा वक्रों में से कौन सा वक्र, यानी कौन सा जो ग्राफ है, कौन सा वक्र संभवतः, कौन सा वक्र संभवतः 2 बिलियर्ड संभवतः 2 बिलियर्ड गेंदों, कौन सा वक्र संभवतः 2 बिलियर्ड गेंदों के 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ टक्कर का वर्णन नहीं करेगा, कि प्रत्यास्थ टक्कर का वर्णन नहीं करेगा। ये क्वेश्चन अपने दिया हुआ है। अब देखिएगा यहां स्मॉल आर जो है वो गेंदों के बीच की दूरी है और प्रत्येक गेंद का अर्धव्यास क्या दिया है, कैपिटल आर। स्मॉल आर गेंदों के बीच की दूरी है, गेंदों के बीच की दूरी है, तथा कैपिटल आर, तथा कैपिटल आर प्रत्येक गेंद का प्रत्येक गेंद की प्रत्येक गेंद की त्रिज्या है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। देखो तो ये पूछ रहे हैं कि दिए गए स्थितिज ऊर्जा वक्रों में से कौन सा वक्र संभवतः है 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ टक्कर का वर्णन नहीं करेगा। 2 गेंदों की बीच दूरी कैपिटल आर है, या यूं कह सकते हैं कौन सा इसको व्यक्त करेगा। देखो क्या क्या वक्र दिए हुए हैं। एक वक्र तो आपको इस तरह से दिया गया है, नंबर फर्स्ट जो दिया है यहां दिया है स्थितिज ऊर्जा फलन को, यू की जगह ये भाई इसमें वी से शो कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और यहां है स्मॉल आर, इस अक्ष पर लिया गया है। ग्राफ इस तरह से दिया गया है, यहां दिया हुआ है 2r। एक वक्र तो आपको ये दिया हुआ है भाई, चलो इसे बनाते हैं। सेकेंड, अगला जो ग्राफ अपन को दिया है वो इस तरह का दिया हुआ है, इस अक्ष पर स्मॉल आर, स्थितिज ऊर्जा वक्र को यहां इधर शो किया गया है। सेकेंड वक्र इस तरह से है।
नंबर थर्ड, तीसरा जो ग्राफ दिया है वो इस तरह से दिया गया है। स्मॉल आर इस अक्ष पर है, यहां 2r। नंबर फोर्थ, चौथा ग्राफ इस तरह से दिया है। स्थितिज ऊर्जा फलन और यहां स्मॉल आर को यूं दिया गया है, ग्राफ इस तरह से है। अब आप देखिएगा नंबर फिफ्थ, पांचवा ग्राफ इस तरह से दिया है। और नंबर 6 वो इस तरह का ग्राफ दिया गया है। इस अक्ष पर इस ऊर्जा फलन को लिया है अपन ने, और इस अक्ष पर क्या लिया है, उनके बीच की दूरी को, जो बिलियर्ड की गेंदें हैं उनके बीच की गेंदों को, उनके बीच की दूरी को अपन व्यक्त कर रहे हैं। ये लो, ये अपने पास 6 वक्र दिए हुए हैं। इनमें से कह रहा है कि कौन सा सही व्याख्या करता है, यूं कह सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र में इसी ऊर्जा वक्र में कौन सा वक्र संभवतः 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्याश टक्कर का वर्णन करेगा, एक तरह से ये मान लो, यानी कि कौन एक तरह से इसकी व्याख्या करेगा प्रत्याश टक्कर के लिए। देखिएगा भाई, जब इनके बीच की दूरी 0 है तो इसकी ऊर्जा क्या है, अधिकतम है, यानी 2r के इक्वल हो गई, दो गेंदें एक दूसरे से टक्कर करेंगी। चलो देखिए इसकी व्याख्या लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, जब प्रत्याश टक्कर है तो प्रत्याश टक्कर के दौरान क्या है, जब गेंदें एक दूसरे को क्या करती है, संपीड़ित करती है। संपीड़ित करेंगी तो उस समय इससे ऊर्जा होगी, और फिर बाद में वापस से तुरंत ही क्या होंगी, दूर होंगी। तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं कि जब दो गेंदें टक्कर करेंगी तो एक दूसरे को संपीड़ित करेंगी। जब दो गेंदें एक दूसरे को संपीड़ित करेंगी, जब दो गेंदें एक दूसरे को संपीड़ित करेंगी, जिससे तो जब दो गेंदें एक दूसरे को संपीड़ित करेंगी तो उससे दूरी स्मॉल आर घटेगी, दूरी स्मॉल आर घटेगी, यानी दोनों गेंदों के बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्लियर ये चीज कि अगर स्मॉल आर कम होगी तो दूरी का मान बढ़ेगा। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को कौन सा ग्राफ सही प्रकार से शो कर रहा है वो अपन को देखना है। और इससे ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु टक्कर के बाद गेंदें दूर हटेगी, परंतु टक्कर के बाद गेंदें दूर हटेंगी। अगर टक्कर के बाद गेंदें दूर हटती हैं तो अपन क्या देखेंगे कि दूरी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि इस ऊर्जा का मान घटेगा। परंतु टक्कर के बाद गेंदें दूर हटेंगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि इससे ऊर्जा दूरी के क्या है, इस टक्कर के लिए व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखेंगे आप, तो गेंदें दूर हटेंगी तो इससे ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। पुनः यूं कह सकते हैं अपन, पुनः प्रारंभिक आकार प्राप्त करने पर, पुनः प्रारंभिक आकार
प्राप्त करने पर। जैसे ही वापस से पुराना आकार वो गेंदें प्राप्त कर लेंगी, इसकी ऊर्जा शून्य हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी ऊर्जा शून्य हो गई तो पुनः आकार कब प्राप्त होगा? जब गेंदें वापस से दूर हो गई। इसका मतलब यहां पर गतिज ऊर्जा वापस से आ जाएगी, इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएंगी। अतः अब इनमें से स्थिति देखो भाई, यहां अगर अपन देखें इसके अंदर, तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 है तो इसकी ऊर्जा मैक्सिमम है, सही है। लेकिन उसके बाद ये तो घट छोड़ रही है, तो स्थिर चल रही है, इसलिए ये वक्र संभव नहीं है। ये तो उल्टा आ रहा है ग्राफ कि जैसे स्मॉल आर बढ़ रही है इसके मान में, ये ग्राफ ये कह रहा है कि स्मॉल आर का मान बढ़ने पर इस ऊर्जा के मान में वृद्धि हो रही है, फिर अधिकतम मान के बाद वापस से घटते हुए 2r पर क्या हो गई? शून्य। यानी कि जब गेंदों की ये वक्र, इसका रिपीटिशन है प्लस माइनस के रूप में, इसको आप देखें, जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 है तो इस ऊर्जा का मान क्या है? मैक्सिमम है, यानी कि बिल्कुल चिपकी हुई है। और जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, इस ऊर्जा का मान घट रहा है, 2r पर ये क्या हो गई? 0। इसका मतलब पांचवा जो वक्र है वो वाकई में सही व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या था? नीचे दिए गए चित्र में दिए गए इस ऊर्जा वक्रों में से कौन सा वक्र संभवतः 2 बिलियर्ड गेंदों के प्रत्याश टक्कर का वर्णन करेगा? इस प्रत्याश टक्कर का वर्णन करेगा स्मॉल आर गेंदों के बीच की दूरी तथा आर प्रत्येक गेंद की, तथा कैपिटल आर प्रत्येक गेंद की क्या है? त्रिज्या है। प्राप्त करने पर यहां तक अपने लिख लिया कि देखो, जब दो गेंदें एक दूसरे को संपीड़ित करेंगी तो उससे दूरी स्मॉल आर घटेगी और इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु टक्कर के बाद गेंदें दूर हटेंगी तो इसकी ऊर्जा फिर घटेंगी। इसमें बढ़ रही थी, इसमें घटेगी। पुनः प्रारंभिक आकार प्राप्त करने पर इसकी ऊर्जा क्या होगी? शून्य हो जाएगी। तो अतः पांचवी स्थिति इसकी सही व्याख्या करती है, कह सकते हैं। अतः फिफ्थ वाला जो ग्राफ है, अतः फिफ्थ स्थिति इसकी सही व्याख्या करती है। ये लो भाई, यहां ये अपने पास ये क्वेश्चन नंबर जो 29 था, वेल अपडेट कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और वो है क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि 12th क्लास का पार्ट है, रेडियो एक्टिविटी का, बीटा शे का। लेकिन यहां बुक में दिया हुआ है तो अपन उसे यहां पर भी उसे डिस्कस करेंगे ही। देखिए भी, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है क्या? क्या कह रहा है? देखो, विराम अवस्था में किसी मुक्त न्यूट्रॉन की विराम अवस्था में किसी मुक्त न्यूट्रॉन के, भाई न्यूट्रॉन विराम अवस्था में जब होता है तो वो क्या करता है? तुरंत ही एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? रूपांतरित हो जाता है। विराम अवस्था में किसी मुक्त न्यूट्रॉन के शेप पर विचार कीजिए। के शेप पर विचार कीजिए। विराम अवस्था में स्थित किसी न्यूट्रॉन के
शे पर विचार कीजिए। अब देखिएगा किस तरह से कह रहे हैं, ये इस तरह से कह रहे हैं कि एक जो न्यूट्रॉन है ये एक तो प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है विरामावस्था जब न्यूट्रॉन है। अब ये कहते हैं प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड शे से प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड शे से, प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड शे से नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन, शे से नियत ऊर्जा का, प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड शे से नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य, नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए। और इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन, इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन या किसी नाभिक के बीटा शे में प्रेक्षित, इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन या किसी नाभिक के बीटा शे में प्रेक्षित, बीटा शे में प्रेक्षित, किसी नाभिक के बीटा शे में प्रेक्षित सतत ऊर्जा वितरण का, प्रेक्षित सतत ऊर्जा वितरण का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। देखिएगा भाई, इसमें ये ग्राफ अपन को दिया हुआ है, यहां इस अक्ष पर यहां आपको दिया गया है उत्सर्जित बीटा कणों की ऊर्जा और इधर है प्रति सेकंड उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या। उत्सर्जित बीटा कणों की गतिज ऊर्जा, या इसे आप ऊर्जा भी कह दें क्योंकि यही होती है इनके पास, और यहां ले रहे हैं प्रति सेकंड उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या। देखिए इनमें जो ग्राफ दिया हुआ है वो इस तरह से है। यहां पर इस ऊर्जा को कहा जाता है एंड पॉइंट एनर्जी, अंत बिंदु ऊर्जा, यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिएगा इस ग्राफ्स को अपन देखें, वक्र सतत नहीं है, इस तरह से है। विराम अवस्था में किसी मुक्त न्यूट्रॉन के शे पर विचार कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार के द्विपिंड शे से नियत ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होना चाहिए, इसलिए यह किसी न्यूट्रॉन या किसी नाभिक के बीटा शे में प्रेक्षित सतत ऊर्जा वितरण का स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। देखिए भाई, अब इसको अपन हल करते हैं भाई। यहां आप अब इसका उत्तर अपन यहां से लिख रहे हैं। अब देखो भाई इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, अगर अपन इसको अच्छे से समझें, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लिखूंगा इसका पूरा नहीं क्योंकि लिखना तो पूरा अपन को 12th के अंदर कंप्लीटली है। यहां केवल जितना ये पूछ रहे हैं अपन उतना सा थोड़ा सा इसे जान लें। देखिए
जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ उत्सर्जित हो रहा है। यहां अगर अपन इस घटना को देखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक तरह से क्या है, बीटा कण है नाभिक के अंदर। आप क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन है, इसका जो कोणीय संवेग है, जो कि अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट के अंदर, इसीलिए मैंने कहा कि अपन सीधी केवल इसमें सिर्फ सिंपल बातें कर रहे हैं। इसका जो कोणीय संवेग है वो होता है प्लस माइनस। देखो ये मैं अभिक्रिया को लिख देता हूं NPeE, इसका कोणीय संवेग होता है H×2 और इसका भी होता है प्लस माइनस H×2 और इसका भी प्लस माइनस H×2 होता है। अब आप देखिएगा क्या इक्वेशन संतुलित है, बैलेंस हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये H×2 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो 0 हो जाएगा, लेकिन H×2 के बराबर नहीं आ रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि कोणीय संवेग संरक्षण नियम की इसके अंदर पालना नहीं हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल अगर इसकी ऑपोजिट दूसरी रिएक्शन देखें अपन, कि अगर जैसे प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट कण जिसे अपन बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ये क्या है यहां पर भाई, पॉजिट्रॉन है, ये उत्सर्जित हो रहा है, तब भी वही परिणाम आ रहा है जो इसका आ रहा था। देख लो आप, वही परिणाम आ रहा है। इसका मतलब जब बीटा क्षय की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब बीटा प्लस उत्सर्जित हो, जब बीटा माइनस हो, बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन, जब ये उत्सर्जित हो रहा है नाभिक से, तो ऐसा लग रहा है कि कोणीय संवेग संरक्षण नियम की पालना नहीं हो रही, एक ऊर्जा संरक्षण नियम की भी पालना इसके अंदर नहीं हो रही है, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए पाउली नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने एक परिकल्पना दी जिसे बोलते हैं न्यूट्रिनो परिकल्पना। पाउली ने क्या दी है कि न्यूट्रिनो परिकल्पना दी। उन्होंने ये कहा कि जब नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है या रेडियोएक्टिव पदार्थ से जब बीटा कण निकलते हैं, तो उस बीटा क्षय की प्रक्रिया में बीटा कण के साथ साथ एक अन्य कण और उत्सर्जित होता है जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं, और उसका कोणीय संवेग H×2 यानी कि H अपोन में 2 पाई ये हाफ, ये उसकी क्या है, वैल्यू होती है। या तो अपन सीधा यूं कह दें कि उसका कोणीय संवेग H×2 होता है, ये उन्होंने कहा। और ये द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण होता है, द्रव्यमानहीन और आवेशहीन कण होता है, जो कि इस इक्वेशन को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। अब इसे अपन थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर इसको लिख लें, क्योंकि डिटेल तो आपको ये कहाँ जाननी है, 12th क्लास के अंदर है आपके विस्तार से। अब इस क्वेश्चन के साथ ही अपना जो चैप्टर नंबर 6 है वो वेल अपडेट अपना क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा अब अपन इसका जरा उत्तर थोड़ा सा अपन लिख लें, तो अपन क्या कह सकते हैं, इस अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यूं कह सकते हैं इस अभिक्रिया में वैज्ञानिक पाउली ने, देखो इस अभिक्रिया कौन सी है, न्यूट्रॉन किस में चेंज हो रहा है भाई, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इस अभिक्रिया में वैज्ञानिक पाउली ने वैज्ञानिक पाउली ने एक परिकल्पना दी। एक परिकल्पना दी जिसके अनुसार यो अपन कह सकते हैं, एक परिकल्पना दी जिसके अनुसार बीटा क्षय की प्रक्रिया में
या घटना भी कह सकते हैं, जिसके अनुसार बीटा क्षय की प्रक्रिया में बीटा कण के साथ एक अन्य कण, बीटा कण के साथ एक अन्य कण जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है, एक अन्य कण जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है, एक अन्य कण जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है, उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित होता है, एक अन्य कण जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है उत्सर्जित होता है, जो कि उदासीन व द्रव्यमान रहित कण है, जो कि उदासीन व द्रव्यमानहीन या द्रव्यमान रहित कण है, यानी कि उस पर किसी तरह का कोई आवेश यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है, जो कि उदासीन व द्रव्यमानहीन क्या है, कण है, जिसका चक्रण प्लस माइनस h×2 होता है। कितना? प्लस माइनस h×2 होता है। ये उन्होंने परिकल्पना की, जो जिसका चक्रण होता है। अतः सही अभिक्रिया निम्न होगी, यानी कि पूरी अभिक्रिया को इस तरह से ले सकते हैं अपन। न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन के अंदर चेंज हुआ, एक इससे इलेक्ट्रॉन निकला। ध्यान रखना, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो जो कण निकलता है उसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन अगर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो जब इसके साथ ये जो पॉजिट्रॉन है यानी कि बीटा माइनस और ये बीटा प्लस निकलता है, तब जो कण निकलता है वो होता है न्यूट्रिनो। तो इस तरह से यह अभिक्रिया होती है, और इस न्यूट्रिनो परिकल्पना के आधार पर ही ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत और कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत सत्य प्रमाणित हो पाया। तो अपन ये लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इस न्यूट्रिनो परिकल्पना से ही, इस न्यूट्रिनो परिकल्पना से ही कोणीय संवेग संरक्षण, ये होता क्या है अपन भाई नेक्स्ट जो अगला चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं उसी में अपन इसको जानेंगे। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है पूरा विस्तार से जानेंगे। इस न्यूट्रिनो परिकल्पना से ही कोणीय संवेग संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की सत्यता तब प्रमाणित हो पाए। ये लीजिए, यहां अपने पास ये जो चैप्टर नंबर जो 6 था वो अपने पास कंप्लीट हो गया है। देखो, इस एनर्जी का फुल नेम है एंड पॉइंट एनर्जी, यानी अंत बिंदु ऊर्जा। ये आप होती क्या है सब अपन बारे में देखेंगे। तो यहां अपने पास चैप्टर नंबर 6 अपन ने वेल अपडेट कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर वो होगा 7। क्या चैप्टर है, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं, उनको अपन अब डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा और बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है,